रिंकल्स को कैसे ठीक किया जा सकता है, स्किन कैसे ग्लो की जा सकती है, ये स्पेशली जो है लड़कियों का सवाल होता है। एक ना फॉर्मुलेशन है हमारे शास्त्रों में। तो आजकल तो हमारे यंगस्टर का लाइफस्टाइल मैम यही चल रहा है कि शाम को पार्टी करो, दारू पियो, फन करो। वो लाइफस्टाइल सही नहीं है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। देखो किसी भी मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग शीला जीत को लेके भी जो है ऐसे कई मिसकंसेप्शंस हैं कि जो है कैसे लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? शीला जीत को मैं ये बोलूंगी कि उसको ये जो हर्बल बोल के बेच रहे हैं सभी, ये सारा जो है आपका मतलब है कंप्लीट हर्बल नहीं है। नमस्कार दर्शकों, चंडीगढ़ स्टोरीज के अगले एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम बुनते हैं किस्से, कहानियां और खूब सारी बातें। आज हमारे साथ आयुर्वेद के लेके एक टॉपिक हमने छेड़ा था, जो हमारी ऑडियंस ने बोला कि किसी ऐसे को लेकर आओ जो आयुर्वेद के बारे में जानता हो। आज हमारे साथ हैं अनु भारद्वाज जी, जिनका 27 साल का एक्सपीरियंस है ऐसे बहुत बड़े हॉस्पिटल्स, बहुत बड़े इलाज, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज जिनके साथ ये इलाज कर चुके हैं। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि जो है फॉरेन में भी इनके क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेवलर है, सोशल वर्कर है। अनु भारद्वाज जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन चंडीगढ़ स्टोरीज। हाउ आर यू टुडे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई एम गुड, थैंक यू। हमारी ऑडियंस जो है आयुर्वेद के बारे में जानने के लिए बहुत इंटरेस्टिंगली हमें बोल रही थी कि हमें जो है आयुर्वेद के बारे में किसी से मिलवाओ। और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी कहते हैं कि योगा को प्रमोट करते हैं, तो वी थॉट कि हु कुड बी बेटर देन यू। थैंक यू सो मच। अब बताओ हमारी ऑडियंस को कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर, व्हाई आयुर्वेद, कुछ समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके, सो व्हाई आयुर्वेद का अगर मैं बहुत ऑनेस्ट आंसर दूं तो इट वाज नॉट माय प्लान। ओके। बट वंस आई एंडेड अप इनटू आयुर्वेदा तो तब मुझे लगा कि ओके, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड। तो मैं इतना ज्यादा उससे रिलेट कर पाई, कनेक्ट कर पाई, क्योंकि जैसे जैसे आप आयुर्वेद को जानोगे ना, तैसे तैसे आपको पता चलेगा कि इट्स नॉट अ मेडिकल साइंस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, यू नो। आयुर्वेदा का मतलब यही है, आयुर मतलब लाइफ, वेद मतलब साइंस, तो इट्स साइंस ऑफ लाइफ। तो इसमें सिर्फ इलाज की बात नहीं है, इसमें आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, आपको कौन से सीजन में किस तरह से रहना है, क्या क्या कपड़े पहनने हैं, यहाँ तक कि आपके बॉडी टाइप के हिसाब से आपको प्रोफेशन क्या चूज करना चाहिए, यहाँ तक की भी बात है। अच्छा। पैदा होने से पहले से ही शुरू हो जाता है आयुर्वेद और मरने तक चलता है। तो आजकल तो हमारे यंगस्टर का लाइफस्टाइल मैम यही चल रहा है कि शाम को पार्टी करो, दारू पियो, फन करो। वो लाइफस्टाइल सही नहीं है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। देखो किसी भी मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली अगर हम अपने सर्केडियन क्लॉक को डिस्टर्ब करेंगे तो वो सही नहीं है। जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी करना अच्छी बात है, खुश रहना अच्छी बात है, वंस इन अ वाइल इज ओके। लेकिन अगर रोज रोज वो हमारा एक लाइफस्टाइल बन गया तो उसको हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि फ्यूचर पे हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जहां तक आपने बात करी ड्रिंक करने की, तो आयुर्वेद में एक पूरा चैप्टर है जिसमें 8 तरह के अलग अलग तरह के अल्कोहल्स की बात करी गई है, कौन से सीजन में किस तरह से कैसे लेना। तो मतलब लेकिन इसके मेडिसिनल वैल्यू है, नहीं है या जो ब्रांडी कप पीनी है। खैर ये तो ब्रांड्स है ना जो सेलिंग वो प्रोसेसिंग की बात होती है। अच्छा। तो हमारी मेडिसिन है कई सारी ऐसे आयुर्वेद के जो उसी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं। आपने दशमूलारिष्ट, अशोकारिष्ट ये सुने होंगे, तो वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं और कुछ परसेंटेज अल्कोहल उनका रहता है, तो वो कैरियर की तरह काम करते हैं, बहुत कोई कसर करते हैं मेडिसिन वो वाली। आप होम्योपैथी की बात करेंगे तो उसमें भी टिंचर्स जो रहते हैं वो 100% अल्कोहल होती है। तो हिमालयस जो है एक ऐसा प्रोडक्ट गिना जाता है जिसको जो है कहते हैं कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। और हिमालयस की एक मेडिसिन मैं जानता हूँ जिसको पार्टी से थोड़ा टाइम पहले खा लो तो हैंगओवर नहीं होता। पार्टी स्मार्ट नाम है उसका। देखिए पार्टी करो और हैंगओवर तो फिर होगा ही होगा। अब आप मुझसे एग्जैक्टली इसमें जानना क्या चाह रहे? सॉरी, मैं डोंट गेट योर क्वेश्चन। मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम कि जो है यंगस्टर्स, जो दारू वाला कल्चर हमारा इतना ज्यादा बढ़ गया है, इसके नुकसान बहुत हो रहे हैं। हाँ, ठीक। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और लोग जो है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं कि तुम जो है और पार्टी करो और दारू पियो और फिर भी तुम स्वस्थ रह पाओगे। देखो मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और वो भी मैं आयुर्वेद की डॉक्टर हूँ। मैं वैद्य बोलती हूँ अपने आप को, हम वैद्य ही हैं। तो मैं वो बात करूंगी जो लॉन्ग टर्म हमारे ऊपर इम्पैक्ट है और उसको हमारी हेल्थ के ऊपर जो बैड इफेक्ट्स उसके होते हैं उसको हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं या निकाल सकते हैं अपने बॉडी में से। तो उसके लिए लीवर डिटॉक्स होता है, उसके लिए सीजनल डिटॉक्स होता है, पंचकर्म है। पंचकर्म के साथ हम लोग सीजनल डिटॉक्स करना चाहिए हर किसी को। जो लोग हेल्दी हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ।
इस समय मैं 50+ हूँ, आई एम 51+। अरे वाह, और जब ये तो आपने अभी सरप्राइज दिया मेरे को एकदम से, आप बिल्कुल नहीं लगते 50+। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब मैंने आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया था, जब मैं भी, आप जैसे आपके जो व्यूअर्स हैं ज्यादातर, आपने बोला कि वो टीनेजर्स या जेंजी है, मतलब 20s में या अर्ली 20s में है, और है ना, तो उस एज में जब मैं थी, तब मैं स्टूडेंट थी। तब जब हमने ये चीजें सीखी तो वो मैंने करनी शुरू कर दी। अब मैं भी साल में 2 बार अपना जो सीजनल डिटॉक्स होता है वो करती हूँ। क्या होता है सीजनल डिटॉक्स? थोड़ा सीजनल डिटॉक्स में जैसे स्प्रिंग सीजन है, बसंत का सीजन है, और जो अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, तो अब जो सीजन स्टार्ट हुआ है ये लीवर को डिटॉक्स करने का सीजन है। इसमें हम पंचकर्म के साथ भी कर सकते हैं। तो उसमें एक प्रोटोकॉल रहता है, उसको फॉलो करना रहता है, और एक प्रोसीजर रहता है कि हर एक सेल बॉडी का डिटॉक्स होता है। तो अगर हमें कोई मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, अगर हमने कुछ इस तरह के इंजेक्शंस लिए जैसे महामारी से बचने के लिए, नॉट नेमिंग देम, जिसका बैड इफेक्ट बॉडी पे बहुत आ रहा है, तो उसको निकाल लें आप बॉडी से। कैसे करें? हर सेल तक कैसे पहुंचेंगे हम लोग? जो भी चीज खाएंगे वो अपना अपना रेजिड्यू छोड़ेगी। तो कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि वो जो ऑलरेडी कहीं कहीं पाइलअप होगी चीजें बॉडी में से, उसको निकाल लें। तो हम लोग कुछ कॉम्बिनेशंस भी ऐसे बना के देते हैं पेशेंट्स को। 1-2 महीने अगर हम खाएंगे तो धीरे धीरे करके वो क्लीन कर देता है हमारी बॉडी के हर सेल को। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि पीना प्रॉब्लम नहीं है, पर हम जो है ये डिटॉक्स नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम है। अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन कि अति हर चीज की बुरी होती है। चाहे आप ज्यादा खाना खा लो, मतलब आप 2 रोटी खाते हो तो आप 4 या 6 खा के देख लो, तो साइड इफेक्ट पता मोटे हो जाएंगे। मोटे होंगे, उल्टी लग जाएगी कभी के कभी। तो लोग मुझे पूछते हैं आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं होता, तो मैं उनको यही पूछती हूँ कि भाई तुम कितनी रोटी खाते हो, उससे 4 गुना खा के देखो, रोज उतना ही खा के देखो, सुबह शाम सुबह शाम। अच्छा। तो साइड इफेक्ट समझ में आ जाए। आयुर्वेद का भी है साइड इफेक्ट, सब चीजों का है। हर चीज जिसको हम ओवर यूज करते हैं, जिसका डोसेज, ड्यूरेशन, कितना समय तक लेना है, कब लेना है, किस चीज के साथ लेना है, सारी चीजें मैटर करती हैं। आपकी मेरी बॉडी टाइप है, अलग अलग है। मेरे लिए जो चीजें वो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए है वो मेरे लिए नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, कुछ चीजों को जनरलाइज कर दिया कि सब लोग यही करो, सब लोग यही करो। और हम लोग हैं ट्रेंड्स को फॉलो करने वाले लोग। जिसने एक सेलिब्रिटी ने बोल दिया तो पूरी दुनिया लग जाएगी वही काम करने। तो मुझे जैसे आते हैं लोग, हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो वो बोलते हैं जी हमने सुना था, किसी से सुना नहीं, वो सिखा रहे थे कि ऐसे करो, तो हमने वही करना शुरू कर दिया। इसीलिए जब मैं बात करती हूँ ना ऐसे, तो मैं रेमेडीज या सोल्यूशन थोड़ा सा अवॉइड करती होती हूँ कि ना बोलो, क्योंकि शुरू हो जाते हैं लोग। तो मैं यही पूछती होती कि अच्छा ठीक है, आपने उनको देखा, उन्होंने आपको देखा, या उन्होंने ये बोला कि तुमको ये करना है कि नहीं करना है। हिंदुस्तान में तो हर घर में डॉक्टर है, दूध वाला भी डॉक्टर है। हम तो छोटे थे तो प्रॉब्लम मुंह से बताओ बस आप। और हम पंजाब से हैं, तो पंजाब में तो सारे लोग डॉक्टर हैं। हरियाणा में चलो जो वो पीएचडी, वो तो एमडी डीएम है सब लोग। लिवर और डिटॉक्स की आपने बताया, इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स भी आजकल हम यंगस्टर में देखते जा रहे हैं मैम, कि लोगों को जो है डायबिटीज की बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। जबकि डायबिटीज जो है, मैं ज्यादातर सुनता था दादा नानी इन सबको हो रहा था, आजकल सभी को डायबिटीज हो रहा है, ऐसा क्यों है? इट यूज टू बी एन एज लिंक्ड थिंग, बट जो आयुर्वेद में भी अगर मैं बताऊं तो उसमें भी जो उसके कारण बताए हुए हैं ना, अगर आप उनको समझो ना, उस श्लोक को समझो, तो वो श्लोक यही बताता है कि ज्यादा खाया और बैठे रहे, और हैवी मील्स ज्यादा खाए, मीठा ज्यादा खाया, और ज्यादा नॉनवेज खाया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादा खाए, तो उन लोगों को डायबिटीज होती है। ठीक है, तो आजकल यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, पहले क्या होता था, भागते रहते थे, खेलते रहते थे, हर चीज को उठा उठा के इधर से उधर लेके जाना। आजकल हम बच्चों को तो प्रिंस और प्रिंसेस की तरह रखते हैं, मैम पापा की परी और पापा का परा है। पहले लेने जा रहे थे, आजकल जो राशन घर पे डिलीवर हो जाता है। राशन जो डिलीवर करने आ रहा है उसको डायबिटीज नहीं होती। उसको डायबिटीज नहीं होती है, पैसे भी मिल रहे हैं, उसको पैसे भी मिल रहे हैं, उसको डायबिटीज नहीं होगी, क्योंकि वो उठा के लेके आ रहा है, वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। वो अगर ये सब चीजें खाएगा तो वो पचा लेगा। लेकिन मैं और आप सोफे पे पूरा दिन बैठे हैं, हम लोग एसी चल रहा है, आराम से अपने कमरे में बैठे हैं, जिसको आना है यही आ जाओ भैया हमारे पास। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी डाइट भी उसके हिसाब से रखनी होती है। तो इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा ये कि कुछ एक हर्ब्स हैं जो हम बताते भी हैं, अक्सर मैं बता भी देती हूँ। कुछ एक मसाले हमारे घर में, जैसे दालचीनी है, तो उसका रेगुलर यूज करते हैं, तो वो जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस आता है उसको फिक्स करने में वो हमारी हेल्प करती है। तो बेसिकली जो प्रीपोन होगी ना बीमारियां, वो हमारे डाइट और जो रात को नाइट लाइफ है ना, चंडीगढ़ में तो है ही है, और भी दिल्ली में, एनसीआर में, सब जगह पे है। तो अर्ली एज में ये सारी दिक्कतें होनी शुरू होगी। और जिनको जिनको डायबिटीज है, फिर
वो डायबिटीज की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जो मेडिसिन लेनी शुरू कर देते हैं हम बिना सोचे समझे, वो इवेंचुअली हमारी किडनी खराब कर देगी, आंखें खराब कर देगी, हमारी नर्व्स खराब कर देगी, न्यूरोपैथी होगी, नमनेस रहने लगी, जोर ही नहीं रहा बॉडी में, धीरे धीरे करके इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है मेल्स में, लड़कों को छोटे, कई बार हमारे पास 20s में जो मैरिजेबल एज के होते हैं वो आते हैं लड़के, क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं? वो यही कि उनको जो है प्री मैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया इतनी अर्ली एज में भी। तो ये जो दिक्कत है इसके लिए हम लोग जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं, हम नंबर्स देखते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी है, कुछ टेस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा उसके पीछे पड़ते नहीं है, लेकिन इवेंचुअली पता चलता है कि बहुत सारा को डायबिटीज है 20s में भी, टाइप 2 डायबिटीज जो लाइफस्टाइल के कारण होती है। मेडिसिन वगैरह आती है जो लोग खाते हैं जनरली, किसकी? ये इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की। हाँ, वो आती हैं ओवर द कंट्री। अभी तक भी हमारा समाज इतना ओपन नहीं हुआ है कि हम घर में ये बात कर सके, तो जब तक वो नहीं होता तब तक ओटीसी सेल चलती रहेगी इन चीजों की, कि कोई मुझे ना जाने, मुझे किसी को बताना ना पड़े, जो एक रियलिटी है जीवन की हमारे, उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। हमने टैबू बना दिया उसको टैबू बना दिया। जो बुरी बातें हैं, जैसे अभी आपने क्लब लाइफ की आप बात कर रहे थे, दारू पीते हैं या वो करते हैं, उसके लिए हम लोग ओपन अप है। ओपन अप क्या है, आधे से ज्यादा जोक ही इस पे बने हुए हैं पंजाबियों को, तो है ना, तो उसके लिए बात आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो जिसके जीवन आगे चल रहा है, जिसकी वजह से, जिससे सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है, जिससे कॉन्फिडेंस जला जाता है, जिससे आपकी मैरिटल लाइफ की ऐसी तैसी हो जाती है, और जिससे आगे की जनरेशन ही नहीं होगी, इनफर्टिलिटी इवेंचुअली हो जाती है, उसके बारे में हम अपने बच्चों को नहीं गाइड करते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, मैं तो बैठ के बात करती हूँ उनके साथ कि भाई तुम किसी और से जाके मत पूछना, कुछ भी करने लग जाओगे, मेरे से ही पूछो तुम सीधा। बिल्कुल सही बात है ना। तो ऐसा नहीं है, हमारी जो सोसाइटी एजुकेटेड सोसाइटी है अब, तो हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अगर सही तरीके से करने, मिसगाइड नहीं होना है, तो लगता है कि ये चीजों के बारे में हम बात नहीं करते, तो करना चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए। तो इसी पे मेरे को याद आया, आजकल जो बड़ा फेमस चल रहा है शीला जीत, शीला जीत को लेके भी जो है ऐसे कई मिसकंसेप्शंस हैं कि जो है कैसे लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? शीला जीत को मैं ये बोलूंगी कि उसको लेबल कर दिया गया, जैसे क्या बोलते हैं आजकल के जमाने में ना, कि किसी बंदे को हम एक ही नाम से बुलाने लग जाते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं कि तुम, उसको नेम्स दे दिया हमने, उसको लेबल कर दिया कि उसको तुम यही हो, है ना। वैसे बेचारा शीला जीत है, उसको भगवान ने बनाया, वो पहाड़ों पे एक मिनरल रॉक है, ये मिनरल रॉक में से इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो जब हम वो मिनरल रॉक लाते हैं, पहले तो हम उसकी प्योरिटी देखते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने में, उसमें से शिलाजीत को निकालने में काफी दिन लगते हैं। उसको रोज पकाना होता है, छोड़ना होता है, दूध की तरह उसके ऊपर एक थिन क्रस्ट आता है, उसको निकालो डेली डेली। तो वो फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं हम कि उसमें फुल्विक एसिड है कितना है, डीबीएंस का क्या है, उसके जो एक्टिव अल्कलॉइड है। और फिर लोग कहते हैं कि ये ताकत देता है, लोगों को लगता है ये मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए ताकत देता है, बिल्कुल ठीक है, फैक्ट है। लेकिन जो जेंजी है, मैं उनके साथ इंटरेक्ट करने में मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो क्यूरियस लोग हैं, लॉजिकल पीपल है, यू नो, दे वांट टू नो द आंसर, दे डेल्व इनटू द थिंग। उनको खोद के निकालनी है हर चीज कि ये क्यों है, कैसे, आप उनको ऐसे सीधा सीधा बात नहीं बता सकते। चीजों पे तो वो गूगल पे डिपेंडेंट है, हर चीज को तो कहते हैं गूगल कर लो। तो गूगल को किसने बताया? गूगल पे मैम फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी है। गूगल ब्रह्मा विष्णु महेश थोड़ी है। गूगल इज अ मैन क्रिएटेड थिंग, और उसको जो हम लोग फीड करते हैं वही गूगल बताती है। गूगल अपने आप से तो नहीं बताती। तो शीला जीत आप कहते हो कि जो ऐसा नहीं है बिल्कुल। शीला जीत को डायबिटीज के लिए बताया गया है आयुर्वेद में। ओके, ठीक है। तो वो क्योंकि ये हमारे जो सेल्स हैं, उसके जो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा पावर हाउस होता है, उसके ऊपर ये काम करता है शिलाजीत। अच्छा। उसकी ऑक्सीजन की यूज करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, एटीपी के प्रोडक्शन बढ़ाता है, और जो उसके अंदर टॉक्सिक बिल्डअप होता है जो बाहर नहीं निकल सकता, सेल निकाल नहीं सकता। हालांकि हमारी बॉडी केपेबल है अपने आप को क्लीन करने के, लेकिन जैसे ये स्पाइक प्रोटीन ये बता देगा कि घुस गया सेल में, निकलेगा नहीं है, हमारा को जुड़ जाएगा, फिर अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो शिलाजीत इसमें काम करता है, जो सीजनल डिटॉक्स इसमें काम करता है, तो वो इसको पकड़ के भी बाहर निकालेगा। माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाता है, कैपिलरी लेवल का जो सर्कुलेशन रहता है, जिसमें कि
एक्सचेंज लेवल, जहाँ ऐसा एक्सचेंज कोई होता है। एक्सपीरियंस के बारे में हमें बता सकते हो मैम कि आपके पास कोई आया और आपने जो ऐसा कोई ट्रीटमेंट किया हो पास में बिना ना? रेनॉल्ड्स फिनोमिना मैं बताती हूँ आपको, जिसमें आप मेरी बात मत मानो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें कि जिसकी उंगलियां नीली पड़ जाती हैं ठंड के मारे, ठीक है, पैरों की, बात हाथों ऐसा की तो भी। नहीं कहोगे कि अब पहले से और भी बेहतर, पिछले वाला कमजोर था? क्या जैसे पहले इस्तेमाल करे है तो अभी आप कोई ट्रीटमेंट बताओ और वो जो है रिजल्ट ना दे और कहे नेक्स्ट टाइम आके आप बोलो कि नेक्स्ट वाला हमारा बेटर मेरी जायदाद आप अपने नाम करवा लेना। अरे वाह, इतना ज्यादा बड़ा कॉन्फिडेंस। मेरे सर्टिफिकेट्स भी ले लेना, आप सब कुछ ले लेना। बताओ मैम अपनी कोई केस तो स्टडी। जैसे मैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना की बात करी थी, जिसमें उंगलियां पैरों की और हाथों की ठंड की वजह से नीले पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोगों की स्वेलिंग रहती है, वो पेनफुल होती हैं काफी, कई बार गैंग्रीन बन जाते हैं। तो वो होता ये कि जो माइक्रो सर्कुलेशन है ना, कैपिलरी लेवल की सर्कुलेशन, वो सर्कुलेशन नहीं होती क्योंकि ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है ठंड की वजह से। उसको ये रिलैक्स करता है शिलाजीत। ओके। वो ब्लड सर्कुलेशन चली बढ़ गई, सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई, उसका कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, यही खाना है उसमें, केवल शिलाजीत से ठीक होता है। मेरी खुद की सिस्टर की मैं बात बता रही हूँ, मेरी रियल सिस्टर, अभी वो कनाडा में रहती है। जब हम लोग कॉलेज में थे, वो पैरों में 3-3 सॉक्स पहनती थी, हाथ में डबल ग्लव्स पहनती थी। ठंड की वजह से नहीं, ठंड की वजह से जो उसकी उंगलियों में होता था उसकी वजह से, तो वो तब भी ठीक नहीं होती थी। तो जब मैं कॉलेज में गई, आयुर्वेदिक कॉलेज में, जलंधर से मैं पढ़ी हुई हूँ, जलंधर पंजाब में कॉलेज है, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, 130 साल पुराना कॉलेज है। जी 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 जी। तो मैंने सबसे पहले यही ढूंढा कि इसका क्या इलाज है, ये बताओ। मेरी पहले अपनी बहन पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो वो ठीक हो गई, वो ठीक हो गई, उसके हाथ तो सुंदर लगने लग गए, उसको बड़ा बड़ा अच्छा लगता था कि अब ये काले नहीं दिख रहे हैं सर्दियों में। तो शी यूज्ड टू हेट विंटर्स, उसको समर्स अच्छी लगती थी कि हाथ पैर गोरे गोरे। चली कनाडा गई। हाँ वो शिलाजीत की वजह से चली गई। इसके अलावा डायबिटीज है, इसके अलावा जिनको डायबिटिक, स्पेशली डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, या किसी की वजह से आपकी नर्व्स वीक है, ब्लड सर्कुलेशन की जिनको दिक्कत है, वो सब लोग शिलाजीत ले सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, मेल और फीमेल दोनों को लेना चाहिए। ओके। मैं अगर अपने फॉरेन के पेशेंट्स की बात करती हूँ, वो सब लोग लेते हैं, यूरोप के भी लेते हैं, अमेरिकन भी लेते हैं, कैनेडियंस भी लेते हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी लेते हैं, सब लोग। हाँ, फर्क होता है हमारी बॉडी टाइप का। मेरी बॉडी टाइप आपसे अलग है, मेरी डोसेज आपसे अलग हो सकती है, उसके लिए आप अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट करो किस चीज के साथ लेना। या मैं जनरली बता देती हूँ, एक जो व्हीट ग्रेन होता है, एक गेहूं का दाना, उसके बराबर से आप शुरू करके देख सकते हैं। अगर आपको गर्मी नहीं कर रहा बहुत ज्यादा, अगर पहले से हीट है, तो आप बॉडी पहले से ही फायर एलिमेंट ज्यादा एक्टिव है बाय नेचर, है ना, वो बाय डिफॉल्ट है, वो हमारा। मेरे को लगता है फिर भी आज जिस तरीके से आप बता रहे हो, कंसल्टेंट से सलाह ले ही लेनी चाहिए। नहीं तो हमें स्वाद लगा, हम ज्यादा खा गए, वो स्वाद लगता ही नहीं, वो कड़वा होता है। उसकी बॉडी, जो बॉडी टाइप रहती है ना, उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चनायर्स अवेलेबल है वेबसाइट्स पे, अलग अलग इंटरनेट पे। उसमें आप भरेंगे तो आपकी बॉडी टाइप आपको पता चल जाएगा। मैं बता देती हूँ आपको, जो लोग जैसे मैं हूँ, मैं बात करते करते मेरे हाथ चल रहे हैं, आप एक जगह पे बैठे हैं आराम से, ठीक है, और जिन लोगों के बाल ड्राई रहते हैं, स्किन ड्राई रहती है, ठीक है, जिनमें शुरू से नेचुरली जिनकी ड्राई बॉडी है, उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, अगर है, नहीं भी हो सकती, मतलब जो मैं बता रही हूँ ये चीजों में से कुछ आप में हो सकता है, सभी भी हो सकते हैं, ठीक है, फीचर्स ऐसे। और वो मल्टीटास्कर्स है, और उनको अभी ये काम कर रहे हैं तो अभी वो भी करना है, फिर वो भी करना है, लाइक एयर दे वांट टू बी एवरीवेयर, ठीक है ना, हेयर देयर एवरीवेयर। इस तरह के जो लोग होते हैं वो वात प्रकृति के होते हैं, उनका एयर एनर्जी है वो ज्यादा एक्टिव रहती है, ठीक है, उनकी वो जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं लेकिन जल्दी भूल भी जाते हैं, ठीक, पैसा नहीं बचा के रख सकते, तो उनको प्रोफेशन भी वैसा चुनना चाहिए। ऐसे जो फायर एलिमेंट जिनमें ज्यादा एक्टिव है, जो डोमिनेंट है, एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है, सब में कॉम्बिनेशन होता है लेकिन एक डोमिनेंट होता है, तो वो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा, उनके स्किन का लस्टर बहुत अच्छा होगा, और उनके बाल शाइनी होंगे, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दे वांट एवरीथिंग इन प्लेस, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और लीडरशिप क्वालिटीज होती है उनमें। तो उनको कुछ ना कुछ सीईओ बनना चाहिए, उनको कंपनी का, किसी का, खास करके जेंजी है तो ये करियर काउंसलिंग से पहले ये काम करना चाहिए कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है। सही बात। उसके लिए अपनी बॉडी टाइप जानना चाहिए। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं, यानी जिनमें वाटर जो एनर्जी है वो ज्यादा डोमिनेंट है, वो लोग काम स्लो करते हैं,
टाइम लेके अपना काम करेंगे, लेकिन परफेक्शनिस्ट होते हैं वो लोग। उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी होती है, दे लर्न स्लोली बट दे नो देयर थिंग्स फॉर एवर। वंस दे लर्न। हाँ, और पैसा नहीं निकालते, वो कंजूस बड़े होते हैं। लेकिन बड़े, आपने ध्यान दिया होगा ज्यादातर कॉमेडियंस थोड़े मोटे रहते हैं, तो जो कफ पर गिरते वाले लोग होते हैं उनमें वेट गेन करने की टेंडेंसी होती है, उनके जॉइंट्स बल्कि है, उनकी बॉडी स्टाउट सी रहती है हमेशा। पर पैसा आने के बाद मैम बाल लगवा के बढ़िया दाढ़ी निकाल के पतले भी हो जाते हैं। चलो वो तो बाद की बात है ना, पैसा कमाने तक मैं तो चाहती हूँ कि हेल्दी रहे, चाहे कमाए खाएं उड़ाएं उसके। अभी आपने मेरे को बताया कि हेयर बहुत शाइनी रहते हैं, मेरा एक डाउट है, देखो मेरे थोड़े से बाल कम होते जा रहे हैं, आयुर्वेद में जो है हेयर फॉल को लेके भी कुछ है, मैंने सोचा मैं अपना पूछ लूँ ना। देखो वैसे तो अच्छा किया आपने, वो आपकी जो मैं देख पा रही हूँ जो आपकी बॉडी टाइप है उसमें जो जैसे बाल, देखिए मेरा हेयर और आपके हेयर की जो बिल्कुल मैं वो देख पा रहा हूँ मैम, मैं इसीलिए मेरे को पूछ लूं। नहीं, जो इंडिविजुअल बाल है ना उसकी थिकनेस का भी फर्क होता है। तो आपकी जो जैसे फिफ्थ एलिमेंट जो आपका ज्यादा है तो गुस्सा भी जल्दी आ जाता होगा आपको। तो ये बाल आपके गिर गए हैं, अगर किसी को पहले ज्यादा नजला जुकाम रहता है उनके भी बहुत बाल जल्दी गिर जाते हैं, जो लोग ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, और स्पेशली जो लोग स्मोकिंग करते हैं और रात को जगे रहते हैं उनके तो बाल पक्का ही गिरेंगे, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पेट खराब होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, जब वो गड़बड़ होगा तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हेयर फॉलिकल्स वीक होंगे। अब इसको ठीक कैसे करें मैम? ठीक करने के लिए डाइट ठीक कीजिए सबसे पहले तो अपनी, और बाकी जैसे हम बना के देते हैं सिरम कि ये लगा लो, क्योंकि तेल लगाने में भी दिक्कत है कि चंपू नहीं लगना, वो आदिवासी तेल जो आजकल चला हुआ है, कोई भी तेल लगाओ आप सिर पे, लेकिन मसाज करना बहुत जरूरी है। उससे क्या लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, लिम्फेटिक्स को मूव करना। आप देखिए जो अपने सिर की मालिश करते हैं ना उनके फेस पे रिंकल्स नहीं होते, उनके फेस पे रिंकल्स भी बहुत लेट से आते हैं, वो अपनी एज के दिखते ही नहीं है। तो मालिश करनी हफ्ते में कम से कम 2 बार तो हेड मसाज करो, तो लगता है गिर गए बाल गिर रहे हैं मालिश की वजह से। जो बाल गिरा है ना वो पहले से डेड है। अच्छा, वो गिर गया, वो पहले उसने अपना मुर्दे लेके घूम रहे हैं हम सिर पे। तो वो करना होता है। बाकी जैसे वो वाटर बेस्ड जेल बेस्ड सीरम बन जाते हैं, उसमें हम लोग एलोवेरा यूज करते हैं। श्योर ये वाला पॉडकास्ट देखने के बाद ना हमारी ऑडियंस के बहुत सारे सवाल आने वाले हैं आपको, तो एक बार हमारी ऑडियंस को जो अपना इंस्टाग्राम आईडी बता दो, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो डायरेक्टली ये आप तक पहुंच सके। मेरा इंस्टा हैंडल है vd.anu.भारद्वाज, यानी वैद्य अनु भारद्वाज। तो ये वीडी उसका वैद्य का शॉर्ट फॉर्म है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और मेरा जो फेसबुक है वो अनु भारद्वाज आयुर्वेदाचार्य, आप मुझे सर्च कर लो। और बाकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स में दे दूंगी, वो आप चला देना। बिल्कुल चलाएंगे हम, नीचे चलाएंगे। उल्टा जो है मेरे को बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। हेयर्स की बात करी, रिंकल्स की बात करी, रिंकल्स को कैसे ठीक किया जा सकता है, स्किन कैसे ग्लो की जा सकती है, ये स्पेशली जो है लड़कियों का सवाल होता है कि भाई हम लड़के तो अपनी शादी पे भी फेस वॉश करके आ जाते हैं। देखो अब नहीं करते ऐसे, अब नहीं ऐसे होता। अब ब्राइडल, मैंने देखा वो ब्राइडल के साथ साथ जो है ग्रूम वाला भी चल पड़ा है। हाँ। तो मैंने पहले कहा कि हम ट्रेंड फॉलोअर्स हैं, हम ज्यादातर ऐसे हो चुके हैं, लेकिन पहले हम दुनिया भर के ट्रेंड सेटर्स थे। तो जेनजी से मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि ट्रेंड सेटर बनो। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। एक ना फॉर्मुलेशन है हमारे शास्त्रों में जिसको कहते हैं कुमकुम आदि ऑयल। ओके। तो उसकी वो करता क्या है काम, उसमें लिखा हुआ है, उसमें एक चीज ये लिखी हुई है कि वशीकरण। अच्छा। तो वशीकरण का मतलब ये कि लगाने से इतना ज्यादा आप अट्रैक्टिव हो जाएंगे कि किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो वो हम बनाते हैं, तो उसमें 25-26 हर्ब्स पड़ते हैं, तिल का तेल पड़ता है, बकरी का दूध उसमें डालना पड़ता है। उसमें जो हर्ब्स है वो एक जगह से नहीं मिलता, उसको लाना पड़ता है ढूंढ के हर जगह से। वो बस 2-3 बूंद ही लगाने होते हैं डेली। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि स्किन पे ऐसा कुछ मत लगाओ जिसको आप खा नहीं सकते। जो चीज आप अपने मुंह में नहीं डाल सकते हो वो अपनी स्किन पे भी मत लगाओ। वो मैं इसलिए ये वाली बात बोल रही हूँ, कुछ भी क्रीम आप लगाते हो, फेयरनेस क्रीम है, आफ्टर शेव लोशन है, शेविंग क्रीम है, सनस्क्रीन्स हैं, उस पे भी आ जाते सनस्क्रीन्स हैं, ठीक है, या कुछ भी ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें हम लगाते हैं, वो कहाँ जाता है, तुरंत गायब हो जाती है क्रीम लगाते ही, कहाँ गई? स्किन लेगी, एब्जॉर्ब कर देगी। स्किन में नहीं रहेगी वो अकेला, स्किन में रहती तो वो भर जाता, अंदर चली गई, वो एब्जॉर्ब होगी, सीधा चलेगी आपके सेल्स में, ब्लड में,
हाँ। ठीक है, सीधा वहां चला गया वो। तो केमिकल्स लगाओगे तो केमिकल्स की एंट्री हो रही है, ठीक है ना। तो जो, इसलिए फ्रूट्स खा रहे हो फ्रूट्स लगाओ, दूध पी रहे हो दूध लगाओ, और अगर इससे अलग कोई चीज लगानी है तो मुल्तानी मिट्टी है। मैं कोई सोप यूज नहीं करती हूँ। मैम शेव कैसे करें, अभी भी नहीं आपने बताया, शेव कैसे करें? शेव करने के लिए भी आयुर्वेद में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। कुछ भी पानी लगा के, मेरे फादर जो थे वो पानी लगा के शेव करते थे। वो कभी भी एलोवेरा लगा के भी आप कर सकते हो, कुछ भी। मेरे फादर ने कभी कोई शेविंग क्रीम यूज नहीं की थी। हमने तो चलो खैर, तब तो इतना हमें पता भी नहीं था, और मैं तब आयुर्वेद पढ़ी भी नहीं थी। और जब तक मैं ग्रेजुएट हुई मेरे फादर पास्ड हुए, लेकिन उनको हमने देखा वो पानी लगाते थे और शेव कर लेते थे। तो मैं देखती थी कि दूसरे लोग तो इतनी झाग झाग बना के करते हैं कि हमारे पापा क्यों नहीं झाग बना रहे। फिर मुझे बाद में समझ आया कि ये जो झाग बनाने वाली चीजें हैं ये तो जहर है। स्किन कैंसर जिससे हो रहे हैं अंदर चले जाते हैं, जिस चीज से भी झाग बन रही है उसमें उसमें ये ऐसा, ये लॉरेल सल्फेट ये होता ही है, ठीक है ना। और इसमें ऐसी चीजें रहते हैं जो जितने भी केमिकल्स बैंड है, तो लेबल्स पढ़ो पहली बात, जिसमें सल्फेट्स हैं, है ना, जिसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, या जिनको उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में आप पढ़ लीजिए। फिर आप जितने हर्बल प्रोडक्ट है उनके भी लेबल पढ़ो, उनमें भी कई बार बेस डाला होता है। ये जो हर्बल बोल के बेच रहे हैं सभी, ये सारा जो है आपका मतलब है कंप्लीट हर्बल नहीं है? और देखो, अब जब कोई भी चीज कमर्शियलाइज होती है, अगर हम बहुत रियलिस्टिक होकर बात करें, तो कोई भी चीज जब कमर्शियलाइज हो जाती है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। च्यवनप्राश की बात कर लेते हैं, चलिए। स्पेसिफिकली मैम हम नाम नहीं लेते है ना, क्योंकि नाम की वजह से बहुत कंट्रोवर्सीज हो जाती है, बट हम सभी जानते हैं कौन जो है पूरे देश को योगा करा के च्यवनप्राश बना के पूरे देश को दे रहा है। च्यवनप्राश लोग 1.5 लाख का भी बेच रहे हैं, च्यवनप्राश 800 रुपए का भी मिलता है, च्यवनप्राश 21,000 का मिलता है, 11 का भी मिलता है। लेकिन वो च्यवनप्राश, सपोज करो, मैं इसकी बात ही कर देती हूँ डिटेल में, इसमें और बता देती हूँ। च्यवनप्राश हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, हमारी बॉडी के वीकनेसेस है जो उसको दूर करने के लिए, हर चीज के लिए च्यवनप्राश जो है अच्छा है। 50 के आसपास इसमें हर्ब्स रहते हैं। मेन इसमें रहता है आंवला। अब आंवला तो जितना पेड़ों पे लगेगा वही आएगा, उसको आप फैक्ट्री में तो नहीं बना सकते हो आंवले को। अब आंवला कौन सा लेना है, कहाँ से लेना है, साइज लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में कि इस साइज का आंवला लेना है, इस साइज का आंवला लेना है। वो आंवले कितने पैदा हो रहे हैं आप सोचो। तो उसकी जगह पे आधे से ज्यादा च्यवनप्राश में तो आलू पड़ रहा है, क्योंकि वो टेक्सचर देना है ना उसको, तो वो आलू डाल देते हैं, ठीक। और फिर क्या होता है, सब लोग ऐसे कर रहे हैं, ये नहीं मैं बोल रही हूँ। अब कोई खुद कर रहा हो तो मुझे बोले कि हमारे बारे में बोलो, तो मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया है ना। उसके बाद में एक दशमूल नाम का उसमें हर्ब्स का सेट रहता है। दशमूल में 10 टाइप्स के रूट्स है, तो उसमें से 5 छोटे प्लांट्स हैं और 5 बड़े पेड़ हैं। आपने अपनी जिंदगी में कितने पेड़ लगा के बड़े किए, या कितने सालों में वो पेड़ बड़ा होता है, इतना बड़ा कि आप उसकी जड़ निकाल के काट सको। तो उसके बड़े पेड़ों की जड़ नहीं मिलती। अब मैंने च्यवनप्राश बनाना हूं, मैं जब च्यवनप्राश बनाती हूँ तो हम लोग ढूंढ के खुद देख देख के चीजें इकट्ठी करते हैं। जितने में बाजार में आपको च्यवनप्राश मिल जाएगा पूरे सर्दी के खाने के लिए, उतना तो मेरे को कलेक्शन पे खर्चा करना, ट्रैवल एक्सपेंस हो जाता है। खुद नहीं भी जाए तो मंगवा भी सकते हैं। जैसे चलो अभी तो इतने साल हो गए मुझे, तो अलग अलग जगह पे मेरे बहुत सारे ऐसे जो कल्टीवेटर्स हैं जो लोग खुद पैदा करते हैं, उनके साथ में कॉन्टेक्ट। जैसे तिल का तेल है, मुझे पता है कोई रामगढ़ में मुझे किससे लेना है, चूरू में, राजस्थान की बात कर रही हूँ मैं, कि वहां पे ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि वहां पे राजस्थान में ऑर्गेनिक खेती अपने आप ही है। वहां तो बालू मिट्टी है, वहां तो हल जोत दिया और छोड़ दिया, बरसात होगी तो बीज डाल देंगे, नहीं तो नहीं, बीज भी नहीं खराब करेंगे। तो केमिकल्स कब डालेंगे, डालने का टाइम ही नहीं है उनके पास। ऐसे ही मैंने जगह ढूंढे हुए हमने अपना अपना, वहां से चीजें मंगवा के वो बना होता है। लेकिन इसको टेस्ट कर सकते हो आप घर पे। आप जब च्यवनप्राश मार्केट से खरीदते हो तो 2 चीजों का ध्यान रखो। पहली बात ये कि ये बहुत ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, एक थोड़ा मीठा, ज्यादा कड़वा होना चाहिए, और थोड़ा सा कसैलो। ये टेस्ट है एक्चुअली। मतलब ये तो बचपन में मिला करता था टेस्ट, अभी तो मीठा ही खिला रहे हैं सभी। मैं आपको भेज दूंगी एक डिब्बा, आप खा लीजिएगा, फिर उसको टेस्ट को आप एक स्टैंडर्ड मान के कोई सा भी खा लेना उसके बाद खरीद के।
मेरे को वो दादा दादी याद आ गया है। छोटे होते दादा दादी खिलाया करते थे चम्मच से। और हम नहीं खाते थे कि ये बहुत कड़वा है। अभी तो सभी जो है, अब तो बच्चे ब्रेड पे लगा के खा लेते हैं। अरे सीरियसली, मैं अमेरिका में जब जाती हूँ तो वो बोलते होते कि अच्छे से जैम है, ये ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं। मैंने कहा भैया तुम कैसे भी खा लो, तुम खा लो खा लो आप। तो च्यवनप्राश तो मेनली पेन्स के लिए नहीं होता था? नहीं नहीं नहीं, च्यवनप्राश जो है ये ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए होता है। और पेन्स के लिए क्या होता है? पेन्स के लिए, पेन का कारण होता है एयर एलिमेंट का डिस्टर्ब होना, कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो जाना। और एयर एयर रहती है ना, देखो ड्राई रहती है, एयर ठंडी रहती है और एयर रफ रहती है। अब आपकी स्किन रफ हो गई तो क्या लगाओगे? रफनेस को दूर करने के लिए मॉइस्चराइजर ही कुछ भी मॉइस्चराइजर या ऑयल लगाएंगे, है ना? हाँ, आप आज के बाद नहीं लगाओगे। मैं बाकी मेरे को तो बताते हुए कैसा हो रहा था, बताऊं कि रहने दो। हाँ, तो जो भी आप ट्यूब लगाते हो ना, उसके पीछे का जो लास्ट स्ट्रिप रहता है, जो फ्लैट साइड रहती है, एक तो मुंह रहता है उसका, एक फ्लैट साइड के ऊपर कलर कोडिंग रहती है। वो देखो, वो ब्लैक है, रेड है, ब्लू है कि ग्रीन है, बिल्कुल बिल्कुल। उससे पता चलता है उसमें कितने केमिकल्स है। ओह, उस स्ट्रिप के बारे में किसी एडवर्टीजमेंट में बताइए, बोल देंगे कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, नींबू है, कोयला है, लेकिन ये नहीं रहती ट्यूब के पीछे का कलर काला है कि नीला है। ये बात सही कही आप। हाँ, तो उससे पता चलता है उसमें केमिकल्स कितने हैं। तो कुछ भी यूज करो, लेकिन पहले उसको अच्छे से। मैम कौन से वाला यूज करना है? ब्लू, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला, हाँ। ठीक है। ब्लू मीन्स उसमें मेडिसिन है, ब्लैक मीन्स 100% केमिकल्स है, रेड मीन्स उसमें केमिकल्स भी है और कुछ नेचुरल कंटेंट भी है। तो ब्लैक तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं फिर? हाँ बिल्कुल। अरे मैंने वैसे कभी देखा नहीं, बट यू आर राइट। मैं अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ कि मेरे पास ब्लैक वाली भी है कुछ कुछ। आप सुबह से लेके शाम तक हम जितनी चीजें यूज करते हैं ना, उनको सबको स्कैन करना चाहिए। तो यही वही बात वापस आ जाती, पेन की बात कर रहे थे। तो पेन के लिए, क्योंकि हमें वो चीज चाहिए जो नेचर में गर्म हो, जो ड्राइनेस को दूर करे, बिल्कुल एयर के ऑपोजिट नेचर उसकी हो, और वो थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए। जो ऑयल्स रहते हैं जिनको हर्ब्स के साथ कुक किया होता है, वो बहुत अच्छे रहते हैं पेन्स के लिए। और क्योंकि उसमें बेस रहता है तिल ऑयल। तिल जो है वो ऑलरेडी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो बोन्स के लिए भी चाहिए वो कैल्शियम। तो जैसे मैंने बताया, डर्मल एब्जॉर्प्शन, जैसे क्रीम्स जाते हैं वैसे ऑयल लगाते हैं, वो भी जाते हैं अंदर। तो ऑयल एक फैट कैरियर है। जो फैट है ना, वो ट्रेवल कर सकता है पूरी बॉडी में, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में भी जा सकता है। अल्कोहल भी ऐसी हर जगह जा सकती है, और शुगर, ग्लूकोज भी सब जगह जा सकता है। स्पेशली जो ये टाइट सिक्योरिटी है इधर, इसके अंदर तो पासपोर्ट और वीजा दोनों चाहिए। यू इधर हैव टू लुक लाइक फैट और अल्कोहल और ग्लूकोज, तभी आप यहाँ से आके जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते हो। तो जो चीज इधर भेजनी है वो उसको इसी के साथ में मिला के भेजना पड़ता है कि जाओ भाई, छोड़कर आओ। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछती हूँ जी, कि बॉडी का सबसे फैटी ऑर्गन कौन सा है? आई थिंक मैम थाई है, क्योंकि वो आपको दिख रही है। सबसे फैटी ऑर्गन हमारा ब्रेन है। अरे वो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स का बना हुआ है। लिपिड्स जी जी जी, फैट के छोटे सेल्स को ही बोलते हैं, उसका बना हुआ है। कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ, उसको वो चाहिए रहता है। वो तो हमने निकाल दिया डाइट से, फिर हम कहते हैं बाल गिर रहे हैं, फैट नहीं खाना, मोटे हो जाएंगे। तो जिसको मोटा रहना अच्छा लगता है, उसको क्या, उसका क्या करोगे आप? अरे है ना? तो वो जरूरी है, जो हमारे अच्छे फैट्स खाना है वो जरूरी है। और क्योंकि वो बहुत सारी चीजों का कैरियर भी है, वो लेके जाएगा इधर से उधर। आप प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए भी आपको चाहिए, आपको फाइबर भी चाहिए। टाइम तो इतना नहीं है कि डब्बा भी उठाए और उसको खोल ले और खाएं। वो तो ये कि हाथ में जो आ सकता है वो दे दो, कि फटाफट से खाते खाते चले जाएंगे। तो ऐसा क्या खाएं? और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कैटरीना कैफ और सलमान खान के जैसे दिखे, डोले ऐसा क्या खाएं मैम फिर फटाफट सा? फटाफट सा मतलब जब टाइम ही नहीं है, खाना ही फटाफट है, तो क्या खाए? अगर तो देखो, चॉइस हमारी अपनी होती है। आई ऑलवेज चूज हेल्थ ओवर ब्यूटी, लेकिन ब्यूटीफुल होना भी अच्छी बात है, अच्छा दिखना अच्छी बात होती है। तो अब यहाँ पे फिटनेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, हेल्थ का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, आपके बाल ना गिरे, आप सुंदर दिखें, आप लंबा जिए, आपको दवाइयां नहीं खानी पड़े, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठ के फ्रेशली कुक्ड फूड खाओ। अपने लिए टाइम निकालो। इतना तो डिजर्व करते हैं हम। सही बात है, सही। इतना तो हम डिजर्व भी करते हैं। और दूसरा है कि टाइम का भी ध्यान रखना, कब खाना। मैं चंडीगढ़ स्टोरीज की ऑडियंस का तो नहीं पता वो क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे आज के एपिसोड से, पर ये एपिसोड एडिट होने से पहले मैं बहुत चीजें चेंज कर दूंगा। आई एम श्योर जो है हम
जितने लोग मेरा बैकग्राउंड पे भी देख सुन रहे हैं ना, हम लोग जरूर अपना लाइफस्टाइल चेंज मैंने कर दें। देखा वो लोग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। आप कुछ बोलो, साथ साथ पॉइंट मैम कैप्चर कर रहा है कि ये वाला लिख लूं, भूल ना जाओ। देखो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ जो मैं खुद से बोल रही हूँ, उतना ही पता है जितना को मुझे याद आता है कि ये मेरी किताब में लिखा हुआ था। तो जो हमारे ट्रेडिशनल बुक्स हैं, जो 6,000 साल पुराने बुक्स हैं, जो उसके अंदर नॉलेज दे रखी है, हम लोग तो उसमें से रोज थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ निकालने की कोशिश करते रहते हैं। मैं बार बार पढ़ती हूँ एक बुक को भी, तो उसमें वही बार बार बोलते हैं, तो वो हमारी मेमोरी बन जाती है। तो अगर कोई समझे कि ये मैंने निकाला, तो मैंने नहीं निकाला, ये बहुत पुरानी ऋषि मुनियों की टाइम की बातें हैं। मैम इंस्टाग्राम के अलावा अगर जो है आपको कहीं मिलना हो तो कहाँ पे मिला जा सकता है? वो आपको कांटेक्ट डिटेल्स दे दूंगी, वो आप अपने पास भी रख लेना और चला भी देना। ये भी बात क्योंकि मैं तो ट्रेवल बहुत करती हूँ, हूँ। लेक्चर्स वगैरह के लिए या सेमिनार्स के लिए और हॉस्पिटल्स में भी। तो लेकिन मेरी टीम रहती है अवेलेबल हमेशा, और वो मुझसे कनेक्टेड रहते हैं हमेशा। मैं तो जरूर मिल रहा हूँ आपसे। एनी टाइम यू एंड द कैमरा, हम जरूर अपने बारे में बात करना चाहूंगा मैं। ऐसी कई चीजें आपने मेरे को बताई जो मेरे को लगता है मेरे को ठीक करनी चाहिए। सबसे पहले मेरे को लगता है कि अगर मौसम चल ही रहा है लेने वाले डिटॉक्स का, तो मैं वो तो कर ही लूं। बिल्कुल, उसमें भी हम पहले नाड़ी देखते हैं। तो उससे, क्योंकि पहले तो लैब्स नहीं थे, कोई मशीनरी नहीं थी, देख के बताते थे। डायग्नोसिस तो तब भी होता था ना, डायग्नोसिस तो तब भी होता था। तो प्रेगनेंसी टेस्ट ऐसे हो जाते थे। हाँ, ऐसे ही हो जाते थे, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया रहा मैम आज का एपिसोड। ऐसे से और सवालों के साथ जो है हमारी ऑडियंस, प्लीज आपका कोई भी सवाल है नीचे कमेंट करके बताओ। और जो है मैम को जरूर फॉलो कर लेना, चंडीगढ़ स्टोरीज तो आप फॉलो करते ही हो। अगला क्या एपिसोड देखना चाहते हो वो हमें नीचे कमेंट करके बताना। इसका सबसे बढ़िया पार्ट आज के एपिसोड का जो लगा वो आप हमें बताएं, और आप ऐसा टॉपिक चूज करें जिसके बारे में हम स्पेसिफिकली आपसे और बात कर सके। तो ये थे अनु भारद्वाज जी। अनु भारद्वाज हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जाने से पहले? बिल्कुल, मैं जेनजी को स्पेशली ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग जो सीजनल डाइट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया हमारे देश से। आई एम श्योर कि अगर मैं आपसे भी पूछूं कि इस मौसम की सब्जियां बताओ तो नहीं पता होंगी, तो उसको वापस लेकर आइए। अगर आप सीजन्स के हिसाब से खाते हैं, सीजन के हिसाब से अपना रूटीन रखते हैं, तो हमारी बॉडी अपने आप को खुद डिटॉक्स करती है, और 90% लाइफस्टाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हमें नहीं होंगी। बहुत सारे ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर से भी हम बच सकते हैं। तो एक ये होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, ये आप जरूर करिएगा। ऋतुचर्या, ऋतु माने सीजन और चर्या माने रेजिमन या रूटीन। तो इसको ढूंढिए, पढ़िए, और उसके हिसाब से, सीजन के हिसाब से आप खाइए। और हर सीजन की एक रिकमेंडेड हर्ब रहती है। जैसे अभी फॉल स्टार्ट हुआ, शरद ऋतु शुरू हुई है, ये जो मिड सितंबर से लेके मिड नवंबर तक होती है, मुलेठी खाना है सबको। तो आप सबको भी मुलेठी खाना है, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन को कम करती है। और जो इस समय फायर एलिमेंट जो हमारी बॉडी का है वो इम्बैलेंस होता है, तो उसको भी बैलेंस करने में हेल्प करती है। सीजनल डाइट खाओ, सीजनल डिटॉक्स करो, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को पकड़ो और उसको जाके पूछो, मुझे बताओ मुझे हेल्दी कैसे रहना है। बीमार होने के बाद अब तो सभी लोग हॉस्पिटल्स जाते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए एक आयुर्वेदिक फिजिशियन आपका होना चाहिए। ये था आज का हमारा एपिसोड। मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय चावला। मिलते हैं अगले एपिसोड में चंडीगढ़ स्टोरीज के, जहां हम बुनते हैं किस्से, कहानियां और खूब सारी बातें।